everyone, and welcome back to the daily news analysis, which is brought to you by Logiko. So let's see that what all articles are important for today. So we'll be discussing three articles today. The first is Control, Not Delete. So this is from the Hindu, and it talks about the recent ban which has been put up on 59 Chinese apps, and we'll be talking about it in detail. Then another article, Utilize Manrega to the fullest capacity. So this is also an article from the Hindu, and it talks about it has actually drawn a comparison between the Manrega and the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, which has recently come into being. And the third article is Guarding the Guardians. So this is from the Indian Express, and it talks about the whereabouts or the legality, or we can say the legal provisions that deal with custodial death or torture in the police or judicial custody. So let's delve into the discussion. And before we get to the articles today, there is a short update. As yesterday itself we discussed that the food grains which we have in our country right now. So the Food Corporation of India has incorporated this fact right now that we have an additional food grain stock right now. तो उसको अब compensate करने के लिए, as in it was कि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी hunger से deal करना पड़ रहा है, and the situation is worsened because of the COVID-19 crisis, क्योंकि employment था नहीं लोगों के पास. तो कल ही हमने ये discuss किया था कि जो editorial में उन्होंने article में कहा भी था जो ऑथर थे कि जो हमारे पास एडिशनल फूड ग्रेन अभी है तो उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है अगर हम जो हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर जो हम फूड ग्रेन्स, फ्री फूड ग्रेन्स लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो एक और थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाए, और कई सारी स्टेट्स ने भी उसको रिक्वेस्ट किया था. तो कल ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपने एड्रेस में ये बताया है कि दिस स्कीम विल बी नाउ एक्सटेंडेड फॉर अनदर 5 months टिल द एंड ऑफ नवंबर, और उसके लिए एक एडिशनल फंड ऑफ ₹90,000 करोड़ हैज आल्सो बीन अनाउंस्ड. तो ये एक छोटा सा अपडेट था कल की न्यूज की कंटिन्यूटी में. Now, let's start with the discussion of today's important articles. So the first article which we already have talked about in the crisp is about banning of Chinese apps. तो अभी recently हमारा हुआ क्या है कि 2 दिन पहले ही जो हमारी IT डिपार्टमेंट है जो हमारी कंट्री की, तो उन्होंने 59 चाइनीज एप्स को बैन कर दिया है, और उन्होंने जो रीजन साइट किया है वो इमरजेंट नेचर ऑफ थ्रेट्स. अब किस तरीके के थ्रेट्स हैं वो एक्चुअल में है कि उन्होंने कहा है कि इन एप्स पे बहुत सारे इंडियंस का बहुत क्रूशियल और सिग्निफिकेंट डेटा होता है, जैसे कि आपकी मेल आईडी है, बहुत सारे पासवर्ड्स हैं, आपका नाम, और बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो इन ऐप्स पे होती हैं, जिनमें लाइक फॉर एग्जांपल इन ऐप्स में टिकटॉक है, यूसी ब्राउजर है, एंड देयर आर सिमिलर कैम स्कैनर एंड वेरियस अदर ऐप्स. तो उनको क्या होता है, जब आप इंस्टॉल करते हो अपने फोन में, तो उनको रन करने के लिए आप अपनी मेल आईडी और कुछ और पर्सनल डिटेल्स, आपका फोन नंबर और इस तरह की चीजें आप उसमें फीड करते हो. तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये स्टांस लिया है कि इस डेटा को जो हम इसमें लोड करते हैं इन ऐप्स को यूज करने के लिए, इस डेटा का एक मिसयूज होने का चांस उन्होंने देखा, और इसीलिए उनको लगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि डेटा ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं एक टूल है आपके पास इस टाइम, ये आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है. तो अगर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि उसका मिसयूज होने के चांस है, तो इट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर एनी नेशन एंड ऑल्सो फॉर एन इंडिविजुअल एज वेल. तो अब उन्होंने जो 59 ऐप्स है उनको बैन तो कर दिया है, हालांकि अब उनको 48 आवर्स का यानी 2 दिन का टाइम दिया है, एक्सटेंशन दिया है अपनी क्लैरिफिकेशंस देने के लिए. बट उसी के बारे में ये जो आर्टिकल है वो कहता है कि एक्चुअल में द स्टेप दैट वी हैव टेकन इट शुड बी एनालाइज्ड वेरी इंट्रिकेटली, क्योंकि ये ऐप्स ऐसा नहीं है कि अभी महीने पहले या हफ्ते पहले ही इंडिया में आई हो और अचानक से हमें ऐसा रियलाइजेशन हुआ हो कि हमारा डेटा यहाँ सिक्योर नहीं है. लाइक दे हैव बीन वर्किंग इन आवर कंट्री सिंस इयर्स नाउ, और मतलब मिलियंस ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्व्स ऑन दीज एप्स, सो दे वर ऑलरेडी यूजिंग दीज. तो अब उन्होंने कहा है कि मेन प्रॉब्लम है ये, पहला कि टाइमिंग ऑफ दिस मूव, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये ऐप का, एक तो पहला ये है कि कुछ भी सब्सटैंशियल रीजन कोट नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि
इस रीजन से हमें ये लगता है कि डेटा मिसयूज कर रही हैं ये एप्स, या इस डेटा का आउटफ्लो हो रहा है टुवर्ड्स चाइना या कुछ भी। तो एक तरीके से देखा जाए तो हो सकता है कि ये, क्योंकि अभी इंडिया और चाइना का एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से, जो हमारे रिलेशंस थे, डिप्लोमेटिक भी, मिलिट्री और अदरवाइज भी इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैम्पर होते दिख रहे हैं। तो एक तरीके से ये इस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जा रहा था दैट मे बी दिस इज in a way a method, or we can say one of the ways of the Indian government to show that it is obviously not happy with what the Chinese government has been doing. But then again it should be analyzed कि क्या ये step सही है भी, क्या ये सही टाइम पे है, और फर्दर अगर है, ले लिया गया है, तो इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा चाइना पे और इंडिया पे। मतलब अगर आपने कोई स्टेप लिया है जिसका कोई सिग्निफिकेंट, जिसको कह सकते हैं रिजल्ट ही नहीं है, तो उसका कोई ऑब्वियसली कोई इतना ज्यादा फायदा है नहीं। तो उन्होंने पहला ये कहा है ऑथर ने कि टाइमिंग ऑफ द मूव इज ऑब्वियसली इट शुड बी पॉन्डर्ड अपॉन, कि इसको हमें एक थोड़ा क्रिटिकली देखना चाहिए कि क्या इसका सही इंटेंशन है। देन प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी इश्यूज आर नॉट लिमिटेड टू चाइनीज एप्स। तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी एप्स चाइनीज हैं जिनको हम फंक्शन करते हैं, बट ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ चाइनीज एप्स में ही हम डेटा को फीड करते हैं। बहुत सारी एप्स हैं जो और कंट्रीज को बिलोंग करती हैं, तो वहां पे डेटा सिक्योरिटी की क्या गारंटी है, तो ये भी, उसके ऊपर भी कुछ बात नहीं कही गई है। देन इट ऑलरेडी हैज मिलियंस ऑफ यूजर्स इन इंडिया, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, तो इसलिए ये एप्स बहुत पुरानी हो चुकी हैं। तो इस टाइम पे या तो ये कह सकते हैं एक स्टेप इन डिस्गाइज लिया गया है, क्योंकि अगर आप डेटा सिक्योरिटी को एक्चुअल में सिर्फ आप कोट कर रहे हो, बट शायद आपका इंटेंशन कुछ और है। नाउ जो रीजंस गवर्नमेंट ने दिए हैं फॉर दिस स्टेप, उन्होंने कहा है कि टू क्रिएट अ पब्लिक न्यूज ऑफ द गवर्नमेंट टेकिंग ऑन द चाइना, कि भाई उन्होंने गवर्नमेंट का क्या टेक है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ये स्टेप उठ रहा था कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स सो एंड सो, एक जैसे कि हमारा जो स्वदेशी मूवमेंट था उसी की तरह ये कुछ लग रहा है। बट फीजिबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ कह रहे हैं कि बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, बट कितना तो ये पॉसिबल है और कितना इसका इम्पैक्ट चाइना पे पड़ेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि इसका एडवर्स इम्पैक्ट हमारी ही खुद की इकोनॉमी पे पड़ जाए। देन एक और रीजन जो है पब्लिक सेंटिमेंट्स रिवॉल्विंग अराउंड बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ लेट्स जस्ट इन अ वेरी क्रिस्प थिंग, ये एक डेटा है जिसको हम कहीं पे भी हमारे मेंस के आंसर में भी कोट कर सकते हैं। दिस कैन आल्सो बी कोटेड इन दी एसे, अगर कोई इस तरीके का हमारा आता है तो। ये है जो बात हम बताते हैं कि फिजिबिलिटी क्या है ऑफ बैनिंग द चाइनीज गुड्स, कि अगर हम सच में बैन कर भी देते हैं चाइनीज गुड्स को, विच एनीवे इज नॉट अ प्रैक्टिकल स्टेप टू बी टेकन, और फर्दरमोर अगर एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, मिलिट्री की कोई डिस्प्यूट है, तो उसको आप इकोनॉमिक तरीकों से कैसे सॉल्व कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन टू बी थॉट अपॉन। एंड फर्दर ये हमारे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो वैल्यूज हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि कितना पॉसिबल है या कितना प्रैक्टिकल है ये स्टेप लेना। तो अगर हम देखें कि इंडिया का एक्सपोर्ट चाइना को कितना जाता है, तो अगर इंडिया का फॉर एग्जांपल 100% एक्सपोर्ट है, तो उसमें से सिर्फ 5% एक्सपोर्ट ही चाइना को जाता है। तो एक तरीके से हम इससे ये कंस्ट्रू कर सकते हैं कि चाइना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है इंडिया पे किसी खास चीज के लिए, क्योंकि इंडिया का तो सिर्फ 5% एक्सपोर्ट वहां पहुंच रहा है, तो इसका मतलब चाइना का अगर कोई और एक्सपोर्ट भी है तो उसका हिस्सा काफी छोटा है। तो इसलिए इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होगा इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर। ऊपर से इंडिया का जो इंपोर्ट है ऑन द कॉन्ट्ररी, तो हम भेज तो सिर्फ 5% रहे, लेकिन ला हम टोटल 14% रहे हैं, सो विच इज अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ टोटल इंपोर्ट्स। तो अगर हमारा 100% अगर टोटल इंपोर्ट सब कंट्रीज से हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 14% अलोन इज फ्रॉम चाइना। तो एक तरीके से अगर हम बैन भी करने की कोशिश करते हैं, तो इस 14% को हम कैसे कॉम्पनसेट कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट के गुड्स से, या फिर हम कहीं और से इसको इम्पोर्ट करते हैं, तो क्या वो हमें कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे मिल भी पाएगा या नहीं, तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और फर्दर चाइना का जो एक्सपोर्ट है इंडिया को, इट इज ओनली 3% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट। नाउ हियर इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, ये जो 14% है ये इंडिया के इंपोर्ट्स का हिस्सा है, यानी कि अगर इंडिया फॉर एग्जाम्पल 100 चीजें इंपोर्ट करता है टोटल बाहर की कंट्रीज से, तो उनमें से 14 चीजें उनमें से चाइना से लेके आता है, विच इज अ ह्यूज जिसको कह सकते हैं पोर्शन। लेकिन अगर हम चाइना के एक्सपोर्ट की बात करें, तो चाइना के टोटल एक्सपोर्ट में से, जैसे अगर चाइना 100 चीजें अपने देश से बाहर भेजता है, तो उसमें से सिर्फ 3% चीजें
तीन चीजें ही इंडिया आती हैं। तो एक तरीके से चाइना ना तो अपने गुड्स को लाने के लिए अपने देश में इंडिया के लिए ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, और ना ही अपने गुड्स को बाहर भेजने के लिए इंडिया पे बहुत डिपेंडेंट है। लेकिन इंडिया अपने बहुत बड़े मेजर हिस्से के जो गुड्स हैं वो चाइना से लाने के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। तो इसको बहुत इंट्रिकेटली समझना चाहिए, और हमें इस तरह का कोई भी एजेंडा या कोई भी इस तरीके की मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले फीजिबिलिटी हमें देख लेनी चाहिए। So that was all for this article. Now, moving towards the next article, which talks about COVID-19 and the role of मनरेगा। अब जो ऑथर हैं वो इस आर्टिकल में कहते हैं कि जब से ये लॉकडाउन का टाइम स्टार्ट हुआ है, और क्योंकि उससे पहले भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्टैटिस्टिक्स था वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था, एज इन की अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी हमारे देश में। तो ऐसे टाइम पे ऑलरेडी गवर्नमेंट जो थी वो मनरेगा में, विच इज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसको सिंपली इसमें कुछ नहीं है, इसमें गवर्नमेंट जो है वो प्रॉमिस करती है 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे साल की 365 डेज हैं, तो उसमें से एटलीस्ट आपको 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और उसी के लिए आपको एक पेमेंट मिलेगी। तो एक तरीके से ये आपको हेल्प करता है अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। तो कोविड-19 से पहले भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही थी मनरेगा में, बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सप्लाइंग और गिविंग लाइवलीहुड, गिविंग जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन द रूरल एरियाज। और जब से लॉकडाउन हमारा हुआ है तो उस टाइम पे देख सकते हैं कि मनरेगा का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बट अब इन्होंने ये कहा है कि लेकिन ये देखें तो अभी हमारे जो मनरेगा को फंड्स मिले थे उसमें से 70% जो फंड्स हैं वो ऑलरेडी यूज भी हो चुके हैं। बट उन्होंने ये भी बात कोट करी है कि अक्सर क्या हो रहा है कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स, क्योंकि अब क्या है, रिवर्स माइग्रेशन हमें देखने को मिल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहार के या कोई भी ऐसी जगह है, यूपी के बहुत सारी जगहों के लोग थे, वो और बड़े शहरों में काम करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, इन सब जगहों पे वो काम करते थे फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर लाइवलीहुड। लेकिन अब ऑब्वियसली क्योंकि कोविड-19 में लॉकडाउन हो गया, उनकी एम्प्लॉयमेंट भी हैम्पर हुई, तो वो अपने अपने घरों को वापस लौटने लगे। दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज रिवर्स माइग्रेशन। तो जब वो अपने लोकेलिटी से अपने कॉमन जो उनका एरिया है, जो उनकी लोकेलिटी है या फिर उनकी जो स्टेट है या रेजिडेंस है, वहां से वो मूव करके कहीं और जब जाते हैं उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। बट जब वो वहां से वापस आते हैं उसको हम रिवर्स माइग्रेशन बोलते हैं। अब क्या हुआ है कि जब रिवर्स माइग्रेशन हुआ है तो जो उनकी होम स्टेट्स थी, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार से जितने लोग मुंबई गए थे अब वो वापस बिहार आ गए, तो जो बिहार की जो स्टेट है उसके ऊपर पहले ही बर्डन था एम्प्लॉयमेंट देने का लोगों के, और अब क्योंकि लोग और ज्यादा बढ़ गए हैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट सीख करने वाले लोग, तो उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ऐसे केस में क्या हुआ है कि कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स को वापस लौटा दिया है गवर्नमेंट ने, स्टेट ने, कि उनके पास इतने जॉब्स ही नहीं है उनको देने के लिए। अब ऐसे में उन्होंने कहा है कि अगर हम जो हमारा ये गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है, जो अभी इट इज फॉर प्रोवाइडिंग रोजगार और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, उसको अगर हम कोशिश कर रहे हैं रिप्लेस करने की मनरेगा से, सो दैट डेफिनेटली इज नॉट अ गुड स्टेप। और क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर हम स्पेसिफिकली फोकस करें मनरेगा के ऊपर ही, जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करता आया है, बस उसको कुछ फंड्स और कुछ और स्कीमेटिक चेंजेस की जरूरत होती है, वो ही इनफ है। क्योंकि जो हमारी गरीब कल्याण रोजगार जो योजना है वो बहुत सारी तो उसकी शॉर्टफॉल्स हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि इस रोजगार योजना के अंडर जो छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल की जो स्टेट हैं जिनमें बहुत ज्यादा रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, वो तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। तो भाई ऑब्वियसली अब जो यहाँ के जो रिवर्स माइग्रेंट्स हैं, जो वापस अपने माइग्रेशन के थ्रू मतलब माइग्रेशन वापस उन्होंने कर लिया है, तो उनका क्या होगा, उनको किस तरीके से जॉब मिलेगी। फिर उन्होंने कहा है कि बिहार रिसीव्ड 50% ऑफ द फंड, सो विच वाज द पुअर परफॉर्मेंस विद मनरेगा। तो उनको क्या है कि फंड्स की भी कमी है, जबकि वहां पे ऑलरेडी मनरेगा का भी परफॉर्मेंस पुअर हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ आप उनको ज्यादा कपल करो ज्यादा चीजों के साथ में, इट्स बेटर कि आप जो एक अच्छी स्कीम चल रही है उसमें अच्छे फंड्स प्रोवाइड करो। देन ऑल काइंड्स ऑफ वर्क्स इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम आर ऑलरेडी अंडर मनरेगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो कुछ नई टाइप की एम्प्लॉयमेंट या नई टाइप की स्किल्स वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा पा रहा हो, तो उसके जो वेयर अबाउट्स या जो उसके कंडीशंस हैं वही एग्जैक्टली मनरेगा की भी कंडीशंस है। तो इसमें ऐसा कुछ नया फैक्टर नहीं है, तो इट्स बेटर कि मनरेगा में ही आप अच्छा फंडिंग करो। देन
it does not have, now this is a very important point, that it does not have a legal binding unlike मनरेगा. तो जैसे मनरेगा के अंडर जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं उनको प्रॉपर पे मिलता है, उनके वेजेस उनको प्रॉपर टाइम पे कोशिश करती है सरकार मिल जाए, और मिल भी जाते हैं, और एम्प्लॉयमेंट भी उनको काफी रेगुलर बेस पे मिल जाती है. बट उस तरीके की लीगल बाइंडिंग या एक लीगल बैकिंग वो इस गरीब कल्याण योजना में नहीं है. देन specifically, now this Garib Kalyan Yojana, it specifically includes districts with migrant workers more than 25,000. तो इसने एक कैप लगा दिया है, तो उससे कम या उससे कम वालों का उन्होंने जो है नोटिस नहीं लिया है. So which definitely is very unequal treatment on the part of other माइग्रेंट वर्कर्स. तो अब इन्होंने कुछ स्टेप्स भी यहाँ पे सजेस्ट किए हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ मनरेगा. जैसे उन्होंने कहा है कि रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑफ 1 पर्सन पर हाउस होल्ड, क्योंकि अभी क्या रूल है, क्योंकि मनरेगा ऑलरेडी सिर्फ 100 दिन की ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा पाता है 365 डेज में से. उसकी भी एक कंडीशन होती है कि एक हाउस होल्ड में से, जो एक फैमिली जिसको आप मानोगे, उसमें से एक ही पर्सन, वो अदरवाइज तो कहीं पे भी एम्प्लॉयड हो सकते हैं और लोग, लेकिन मनरेगा के अंडर उस हाउस होल्ड का एक ही जो पर्सन है वो रजिस्टर्ड हो सकता है, वही उसके अंडर काम कर सकता है, विच डेफिनेटली पुट डाउन कर देता है काफी सारी अपॉर्चुनिटीज को. फिर उन्होंने कहा है कि जो 100 डेज का प्रॉमिस्ड वर्क है उसको आपको एक्सपैंड करके 200 डेज का कर देना चाहिए, ताकि थोड़ी ज्यादा फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस फैमिली में, उस हाउस होल्ड में आए. देन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, कि अगर जिन दिनों में आप एम्प्लॉयड नहीं हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल 100 डेज अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो ऑब्वियसली 265 डेज आप एम्प्लॉयड नहीं है, तो उस दिन के लिए, उन 265 डेज के लिए भी थोड़ा बहुत किसी तरीके का अलाउंस गवर्नमेंट को उन लोगों को देना चाहिए, ताकि उनका रोज जो है या दिनचर्या का काम है, खाने पीने की बेसिक जो फैसिलिटीज है वो उन तक पहुंचती रहे. देन रिलीज ऑफ फंड ऑन एन इमरजेंसी बेसिस. अब इन्होंने यही कहा है क्योंकि लॉकडाउन के जब हमारा प्रोक्लेम हुआ था लॉकडाउन, तो उसके काफी टाइम बाद, अप्रोक्सीमेटली 1 महीने बाद ये आर्टिकल में कहते हैं कि फंड्स रिलीज किए गए थे मनरेगा के लिए, जो बहुत जल्दी कंज्यूम हो गए क्योंकि उसकी नीड बहुत थी. तो उन्होंने कहा है कि इससे अच्छा हम टाइमली फंड्स रिलीज करें, विच इज इंपॉर्टेंट. तो जब भी कोई चीज ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो फंड्स उसी के अकॉर्डेंस में रिलीज हो और लैग ना हो फंड्स रिलीज करने में. ये इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हैं, कंपैरिजन ड्रॉ किया है मनरेगा का और गरीब कल्याण योजना का. अ क्वेश्चन फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कैन आल्सो बी आस्क्ड कि इन व्हाट वे डू यू थिंक दैट मनरेगा इज अ बेटर स्कीम एज कंपेयर टू गरीब कल्याण योजना. या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय मनरेगा इन द टाइम ऑफ कोविड-19 क्राइसिस और द लॉकडाउन दैट वाज केम आफ्टर द कोविड-19 क्राइसिस. तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं. Now this will be the final article for today. तो अभी क्योंकि तमिलनाडु में अभी रिसेंटली कस्टोडियल टॉर्चर एंड फाइनली कस्टोडियल डेथ का केस बहुत ज्यादा अपराइज हो रहा है, जिसमें एक डुओ था, एक एज इन फादर और बेटे, उन दोनों को कस्टडी में रखा गया था, और इसलिए अभी उनको टॉर्चर इतना हुआ कि उनकी डेथ हो गई कस्टडी के अंदर अंदर. तो उसके ऊपर अब काफी प्रोब किया जा रहा है. तो उसी कंटेक्स्ट में ये एक आर्टिकल आया है जिसमें डीके बसु केस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो ह्यूमन राइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और ये हमारे लिए मेन जो कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल टॉर्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है. सो डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये इसमें अभी हम जस्ट बाद में एक देख लेंगे कि इसमें क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या रिलीफ इस केस के थ्रू हमें मिले थे. बट अभी ऑथर ये कहते हैं कि जो भी ये गाइडलाइंस हैं ये वाली, इनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, एंड proper heed should be paid to these guidelines whenever such cases of custodial torture or death arise, and even it should be done as a precautionary measure. तो ऐसा नहीं है कि कुछ लॉस हो गया है, किसी को चोट पहुंच गई है या डेथ हो गई है तभी आप डीके बसु के प्रिंसिपल्स को इन्फ्लिक्ट करें, बल्कि इट शुड बी केप्ट बिफोर हैंड इन माइंड एंड द अथॉरिटीज शुड टेक केयर देन इवन बिफोर हैंड. तो उन्होंने कहा है कि डीके बसु के केस में बहुत सारे ऐसे लीगल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वो देयर उन्होंने बनाए थे ताकि रिड्यूस हो सके कस्टोडियल डेथ और टॉर्चर के केसेस. और उन्होंने कहा था कि ब्रीच वाज कल्पेबल विद सीवियर डिपार्टमेंटल एक्शन एंड कंटेम्प्ट, जिसका मतलब कि अगर इन लीगल प्रिंसिपल्स को ब्रीच करती है अथॉरिटी, चाहे वो पुलिस हो या जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो उसके साथ अटैच्ड होंगी काफी सिवियर डिपार्टमेंटल एक्शन और कंटेम्प्ट भी. मतलब उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए ऐसी अथॉरिटीज को जो इन लीगल प्रिंसिपल्स का ब्रीच करती हैं. तो फिर उन्होंने कहा है कि हमारे जो स्टेट ह्यूमन राइट्स बॉडी है, जिनको हम या फिर SHRCs भी कह सकते हैं, वो क्रिएट हुई. उसके अलावा जो हमारे चीफ जस्टिस थे ऑफ हाई कोर्ट्स, दे वर आल्सो गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर दीज केसेस, और CCTV कैमरास लगाए जाएंगे, दिस एंड दैट. बट उन्होंने कहा है कि फिर भी
नाउ एवरी नाउ एंड देन कस्टोडियल टॉर्चर या कस्टोडियल डेथ के केसेस हमारे सामने आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि फेलियर किस पार्ट पे हुआ है कि बहुत सारे प्यूनिटिव मेजर्स जो थे वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किए गए हैं। देन जो इंट्रा डिपार्टमेंटल सॉलिडारिटी थी, यानी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर था वो फॉलो नहीं होता है प्रॉपर्ली। और उसके बाद हम स्विफ्ट और एफिकेशियस डिपार्टमेंटल जो भी इस तरह के कोएर्सिव एक्शंस हैं या क्रिमिनल एक्शंस हैं, उनको भी हम प्रॉपर्ली ना रिपोर्ट कर पा रहे हैं और ना इनके खिलाफ हम प्यूनिटिव एक्शन ला पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसलिए हमारा जो सेक्शन 114 बी है, 114 बी ऑफ द एविडेंस एक्ट, वो एक रेज करता है इस इशू को कि पुलिस के ऊपर ये एक जिसको कह सकते हैं एक सीवियर एक्शन लिया जा सकता है कि अगर कोई किसी की डेथ होती है, किसी के ऊपर टॉर्चर होता है इन कस्टडी। बट एक्चुअल में अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली जो एक कह सकते हैं एक बहुत ही दुख की बात जो अभी देखने को मिली है वो ये है कि जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने कहा है कि डीके बसु का जो केस है वो अप्लाई होता है पुलिस कस्टडी पे और ना कि जुडिशियल कस्टडी पे। तो इसीलिए अगर किसी की डेथ या टॉर्चर जुडिशियल कस्टडी पे होता है तो डेफिनेटली वो गलत तो है, बट उसके ऊपर डीके बसु का केस अप्लाई या उसकी गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होंगे। जबकि ऑथर ये क्लैरिफाई करते हैं कि डीके बसु का जो केस है उसकी जजमेंट में कोई भी ऐसा बाइफर्केशन या कोई भी ऐसा डिवीजन या डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है इनटू टाइप्स ऑफ कस्टडी। कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है कि ये पुलिस कस्टडी पे अप्लाई होगा या जुडिशियल पे नहीं अप्लाई होगा। उसमें सिंपली कस्टडी वर्ड यूज हुआ है, तो उसको अगर हम जनरल सेंस में यूज करेंगे तो वो पुलिस और जुडिशियल दोनों कस्टडी को इंक्लूड करेगा। नाउ ब्रीफली हम देख लेते हैं कि किस तरीके की गाइडलाइंस या एक लीगल प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमें मिले थे डीके बसु केस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें अभी हम देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जैसे ड्यूटी ऑफ द पुलिस इन मेकिंग अरेस्ट एंड हैंडलिंग द इंटेरोगेशन, तो पुलिस जो है वो प्रॉपर डिलीजेंस देगी, प्रॉपर उस पर प्रॉपर फॉर्मेट उसका होगा। हमेशा अरेस्ट करने के टाइम पे एक अरेस्ट मेमो प्रिपेयर होगा जिसमें पुलिस पूरा सारा जिसको कहेंगे एक लाइन ऑफ इवेंट्स को प्रॉपर्ली उसमें एनग्रेव करेगी, उसमें उन सारे इवेंट्स को डालेगी। देन एक इंस्पेक्शन मेमो कि किस तरीके से पूरे केस का इंस्पेक्शन हो रहा है उसकी एक पूरी ब्रीफ आउट हिस्ट्री तैयार करेगी। देन इन्फॉर्मेशन अबाउट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो किसी भी बंदे का अगर अरेस्ट है या डिटेंशन हो रहा है तो उसे उसके किसी भी क्लोज फैमिली या फ्रेंड को बताया जाएगा उस डिटेंशन के बारे में। देन डेली डायरी कि कस्टडी में क्या हुआ है, किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसकी एक डेली डायरी मेंटेन की जाएगी। देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उस अरेस्टी का, जो भी बंदा अरेस्ट हुआ है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। देन राइट टू अ लॉयर, ये तो हमारे ऑब्वियसली हमारे जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में भी ये है कि हर किसी को राइट होगा राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। तो इसीलिए चाहे कोई भी अक्यूज हो या अक्यूज भी या कोई भी अरेस्टेड पर्सन हो उसके पास राइट टू लॉयर होगा, उसको एक लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा। देन हमारा एक मजिस्ट्रेट कि उसको प्रॉपरली जो है उसकी कॉपी जो है सारे डॉक्यूमेंट्स की वो मजिस्ट्रेट के पास भी जाएगी और उसके अरेस्ट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट तक पहुंचाया जाएगा। देन police control room, which says that the police control room should be set up in all districts and state headquarters। तो ये बहुत सारी जो है एक अच्छी गाइडलाइंस थी ताकि किसी भी तरीके की कस्टोडियल डेथ या टॉर्चर को हम कर्टेल कर सकें। नाउ इसमें से हमें एक क्वेश्चन हमारा मेंस में स्पेशली ड्रॉ हो सकता है कि elucidate the importance of the guidelines given under the DK Basu versus State of West Bengal case in the case of custodial torture or custodial death। या फिर इस तरीके का क्वेश्चन भी रेज हो सकता है कि एक्सप्लेन द रेलेवेंस और द कॉन्सिक्वेंसेस दैट हैव कम अप ड्यू टू द जिसको कह सकते हैं मिस फॉलोइंग और जिसको कह सकते हैं दी पुटिंग डाउन ऑफ दी डीके बसु केस, मतलब किस तरीके से डीके बसु केस को फॉलो ना करने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है कस्टोडियल मैनेजमेंट में, किस तरीके से कस्टोडियल डेथ्स बढ़ रही हैं डीके बसु केस की गाइडलाइंस को ओवरलुक होने की वजह से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मेंस में हमारे आ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन। So the question is, recently the IT department, which is the Information and Technology Department of the Indian government, banned various Chinese apps. Please consider it was quoting the national security and sovereignty protection. So under which legal provision was this step taken? So here, maybe in this discussion we did not specifically quote the legal provision, so it will be a task for you all today to quench into this as to which is the specific legal provision which has been used by the government to ban these Chinese apps. So is it the section 66A of the IT Act,
Section 69A of the IT Act, Section 67B of the IT Act, or Section 69B of the IT Act? So if in case you have any confusions regarding the answer, we will be covering the answer of this question in our next session tomorrow. So with this, we'll be ending today's session. Thank you so much for being connected with us. Thank you.